Hello guys, welcome to my channel Accounting Theory. Today we are going to discuss the accounting terminologies, the basic term plus to first year CHSE Odisha. So इसके पहले वीडियो में हमने देखा था डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। आज उसके बाद हम देखने चल रहे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर उसे हम बिल रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल होता क्या है। It means the amount which outsider owns to the business on revenue accounts. When goods are sold on credit to customer, they may accept bill drawn by the seller or creditor. The bills are negotiable instrument drawn and accepted as per Negotiable Instrument Act. The the bill of current asset. The total debtors and bill receivable is known as accounts bills receivable. Accounts receivable बेसिकली बिल अकाउंट्स या फिर बिल्स रिसीवेबल ये होते हैं जो कि अगर हम बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर डेटर्स जो गुड्स परचेज किए जाते हैं वो हो सकता है वो क्रेडिट में भी हो या फिर कैश में भी हो सकते हैं, क्रेडिट में हो सकते हैं। लेकिन जब हम क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं, जब क्रेडिट में उधार में हम माल खरीदते बाज़ार से लेते हैं, उस टाइम पे अगर एक फ़िक्स टाइम डेट शेड्यूल किया जाता है कि हमने इस तारीख को मतलब तुम्हें पैसा देना है। अगर लेकिन वो जो डेटर है उसे उस डेट से पहले पैसे की ज़रूरत है, तो जब मेरे पास आएगा तो मैं एक बिल इशू करूँगी जो मेरे अकाउंट में बैंक मेरे ब्याप में पैसा पे करता है, उसे हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। बिल इशू किए तो वो बैंक से जाकर पैसा लेगा और मैं वो ड्यू डेट में जब वो ड्यू डेट आएगा तो बैंक मेरे से जाकर पैसा लेके जाएगा। उसे हम बोलते हैं हम वो बिल रिसीवेबल उसी बैंक में इशू कर सकते हैं जिसमें हमारा अकाउंट हो। ओके। और बिल्स पेबल जैसे उसका अपोजिट होता है। बिल्स पेबल इट मीन द अमाउंट विच अ बिजनेस आउटसाइडर और ऑन रेवेन्यू अकाउंट व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। जब गुड्स परचेज होता है क्रेडिट में फ्रॉम सप्लायर, द कस्टमर में एक्सेप्ट बिल ड्रॉन बाय द सेलर। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कस्टम फॉर अ कस्टमर इज नोन एज बिल्स पेबल. These are payable within a year, are part of current liabilities. The total of credit and bills payable is known as accounts payable. बेसिकली अगर हमने वहाँ पे तो हमने किसी से क्रेडिट में लिया था बिल्स रिसीवेबल। अगर हमने क्रेडिट में लिया है किसी को क्रेडिट में हमने दिया है मतलब बिल्स रिसीवेबल। बिल हम रिसीव कर रहे हैं मतलब क्या, हाँ किसी ने क्रेडिट में लिया था हमसे। बिल्स पेबल मैंने हमने मतलब क्या, हमने किसी से क्रेडिट में लिया है। सप्लायर से हमने क्रेडिट में माल उठाया है और सप्लायर को अगर ड्यू डेट से हमने सप्लायर को माल उठाया है, हमें अगर जो पैसा ड्यू डेट से पहले चाहिए तो जो हम चाहेंगे तो हमारे लिए बिल इशू करेगा। तो हमारे बिल्स हमने एक बिल इशू कर दिया है अगर सप्लायर के नाम पे कि इस डेट पे तुम जाकर बैंक से पैसा ले लो, तो हमारे अकाउंट से वो पैसा ले लिया जाएगा और ड्यू डेट पे बैंक हमसे लेने के लिए आएगा पैसा। उसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल। उसके बाद जो टर्म आता है वो होता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या होता है? डेबिट्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट जो होता है, एक अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। जस्ट अ मिनट। Debit or credit, basically the left hand side of an account is an arbitrary कॉल्ड डेबिट साइड एंड दी राइट हैंड साइड जो होता है उसे हम क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम डेबिट साइड बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड होता है उसे हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। The word debit and credit has no other meaning in the accounting. Debit abbreviate एच डी आर। डेबिट को अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो हमारे डी आर बोलते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में हम बोलते हैं सी आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ दिस लैटिन वर्ड्स। इन अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट डू नॉट हैव एनी डेटर एंड क्रेडिट। डेबिटर में जो डी आर और सी आर होता है उसका मीनिंग नहीं होता है कि वो डेटर और क्रेडिटर हो। अगर हम एक टी शेप अकाउंट फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे एक जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ पे हमारा डेबिट साइड होता है, जो राइट हैंड साइड है वो हमारा क्रेडिट साइड होता है। ओके। उसके बाद हमारा टर्म आता है गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स बेसिकली जो हम माल लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स। इट इम्प्लाइज दोज आर्टिकल्स विच हैज़ बीन परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर सेल।
इन दी यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। गुड्स वो माल होते हैं जो हम यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, कि हम उसको सेल करके प्रॉफिट कमा पाए। उसके आगे अगर देखें तो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड रॉ मटेरियल, हो सकता है ये रॉ मटेरियल भी हो परचेज की हो, फर्दर प्रोसेसिंग करके उसे हम फिर सेल आउट करें। फॉर एग्जांपल अगर ले तो फर्नीचर परचेज की इज ए गुड फॉर फर्नीचर डीलर। अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं वो एक फर्नीचर गुड्स है फर्नीचर डीलर के लिए। कार परचेज कर रहे हैं, गुड है कार डीलर के लिए। बट अगर फर्नीचर और जो कार हम परचेज कर रहे हैं क्लॉथ मर्चेंट के लिए और फैन मैन्युफैक्चरर के लिए, और वो लोगों के लिए वो क्या है, वो गुड्स नहीं है, वो लोगों के लिए एसेट है। किस लिए? बिकॉज कि वो लोग परचेज नहीं किया है कि वो लोग फ्यूचर में उसे रीसेल करके प्रॉफिट कमा पाए। बिकॉज these items are not meant for resale in the ordinary course of business। वो लोगों के लिए गुड्स नहीं है फैन मैन्युफैक्चर या फिर क्लॉथ मर्चेंट के लिए। किस लिए? बिकॉज क्योंकि वो लोग उसे सेल आउट करके प्रॉफिट नहीं कमा चाहते। जो गुड्स वो सामान होते हैं जिसे हम परचेज किए हैं, जिसे हम फ्यूचर में सेल आउट करके उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है। उसके बाद देखते हैं परचेज। परचेज क्या होता है? परचेज द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ फिनिश गुड्स फॉर सेल इज कॉल्ड परचेज। परचेज क्या होता है? परचेज करेंगे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए या फिर फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल, हम उसे बोलेंगे परचेज। कोई भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल हो जाए या फिर फिनिश गुड्स हो जाए, सेल करने के लिए उससे कनेक्शन में आता है क्या, हम परचेज कर रहे हैं। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स नॉट फॉर द परचेज ऑफ एसेट। देखिए अगर हम गुड्स परचेज करते हैं फॉर पर्पज ऑफ सेल की प्रॉफिट फ्यूचर में सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारे लिए वो परचेज है। बट अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे मैंने एसेट मशीनरी परचेज की है। एसेट के रिलेशन में जो हम मतलब एसेट जब हम बाय करते हैं वहाँ परचेज और परचेज टर्म यूज़ नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल, जिससे हम फ्यूचर में सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, वो हमारे लिए परचेज है। द टर्म परचेज इज यूज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स नॉट फॉर द परचेज ऑफ एसेट। जो परचेज जो टर्म है वो गुड्स परचेज के टाइम यूज किया जा सकता है, बट हमारा जब एसेट परचेज कर रहे हैं तो परचेज टर्म को यूज़ नहीं किया जा सकता। व्हेन एसेट्स इज परचेज एसेट अकाउंट भी जो अपन जब हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वो एसेट अकाउंट ओपन होता है। बट हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर ऐसा वो जो गुड्स का अकाउंट ओपन नहीं होता, वहाँ पे परचेज आता है और सेल आता है। लेकिन एसेट के रिलेशन में परचेज और सेल नहीं आता है। उसके बाद हमारा दूसरा बेसिक टर्म आता है सेल। सेल क्या होता है? फॉर द सेल ऑफ फिनिश गुड्स द सेल द टर्म सेल इज यूज। सेल जब कर रहे हैं फिनिश गुड्स का तभी टर्म हम सेल यूज करते हैं। इट में भी हो सकता है कि इन कैश सेल्स और क्रेडिट सेल हो, कि जो हम सेल कर रहे हो सकता है कैश सेल भी हो या फिर क्रेडिट सेल भी हो। व्हेन एसेट इज सोल्ड दी एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड नॉट सेल अकाउंट। जब एसेट हम सेल कर व्हेन एसेट इज सोल्ड वहाँ पे सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे एसेट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है एंड नॉट द सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में जैसे मैंने बताया आपको गुड्स के रिलेशन में परचेज और सेल अकाउंट ओपन होता है, बट एसेट के रिलेशन में परचेज और सेल अकाउंट ओपन नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है एसेट्स और गुड्स के बीच में। When goods are sold at discount, the sale account is credited with net amount after deducting the trade discount। अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो वहाँ पे सेल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है नेट अमाउंट से फ्रॉम आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। वही जैसे मैंने बताया परचेज, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे परचेज और सेल अकाउंट ओपन होगा। अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो परचेज और सेल अकाउंट ओपन नहीं होगा। ओके हमारा उसके बाद टर्म आता है जो कि है परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का मतलब आपको क्या समझ में आता है? परचेज मतलब क्या? खरीदना। परचेज का रिटर्न करना मतलब हमने सप्लायर से जो गुड्स परचेज किया उसे हम रिटर्न करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या? परचेज रिटर्न। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड्स परचेज। ये किसका पार्ट है? गुड्स जो परचेज किए हम उसका पार्ट है विच इज़ रिटर्न बाय सेलर। जो सेलर है मतलब जो सेलर जो परचेज किया है फॉर द पर्पज ऑफ सेल वो रिटर्न कर रहा है किसको? सप्लायर को। द रीज़न ऑफ रिटर्न मे बी सप्लाई और डिफेक्टिव भी ऐसा हो सकता है। ये रीज़न क्या हो सकता है? या फिर डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई हो गया हो, नॉट एज पर पेशेंट, जैसे उसने जिस टाइप का उसने गुड्स मंगवाया तो उस टाइप का नहीं है, साइज़ दूसरा है, क्लॉथ के रिलेशन में बोल सकते हैं।
तो वहाँ पे जो सप्लायर जो सेलर है जो उसने परचेज किया था सप्लायर से, अगर वो रिटर्न कर रहा है गुड्स सेलर सप्लायर को, तो वो क्या हो गया परचेज रिटर्न। ओके, वो हो गया था परचेज रिटर्न। और थोड़ा सा टर्म लिखा है वो देखते हैं। और एनी अदर रीज़न, हो सकता है वो कोई अदर रीज़न की वजह से हम सप्लायर को रिटर्न कर रहा है सेलर। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट परचेज ऑफ बिजनेस, अब हम जब कैलकुलेट करेंगे कि हमने टोटल परचेज कितना किया, परचेज रिटर्न ही डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज, जो परचेज किए तो उससे हम परचेज रिटर्न को डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा नेट परचेज आ जाता है। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो सोन एज रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को और हम क्या बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। बिजनेस से वो बाहर जा रहा है इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे रिटर्न आउटवर्ड। ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है, कहीं पे परचेज रिटर्न दिया रहता है रिटर्न आउटवर्ड दिया रहता है, आपको उसका टर्म अच्छी तरह से समझना जरूरी है। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस टू दी सप्लायर। गुड्स जो है गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस टू दी सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न जा रहा है इसलिए हम क्या बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद का टर्म आता है जो कि है सेल्स रिटर्न, या फिर सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। सेल्स रिटर्न, हमने सेल्स किया था किसी कस्टमर को हमने सेल किया है, और कस्टमर अगर हमें रिटर्न कर रहा है सेलर को, तो क्या हो गया सेल्स रिटर्न, वो उसको हम रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि वो जो गुड्स बिजनेस में रिटर्न आ रहा है तो उसे हम रिटर्न इनवर्ड। बिजनेस से गुड्स अगर बाहर जा रहा है तो उसे क्या बोल रहे थे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड। अगर बिजनेस में गुड्स रिटर्न आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन विच इज़ रिटर्न बाय द कस्टमर, जो कस्टमर रिटर्न किया है टू अस वो से हम क्या बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स करने के बाद जो हमारे पास गुड्स रिटर्न आते हैं उसे हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। ओके, या फिर सेल्स रिटर्न। द रीज़न ऑफ रिटर्न में बी एक्सेसिव अनस्पेसिफिक और सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स एक्सेट्रा। रीज़न क्या हो सकता है डिफेक्टिव गुड्स का सप्लाई हो गया हो, अनस्पेसिफिक हो, साइज़ नहीं आ रहा और ड्रेस के रिलेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो रिटर्न जो कस्टमर कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सेल्स, अगर हम नेट सेल्स कैलकुलेट करने जाए फॉर द बिजनेस, अगर बिजनेस में ईयर एंड पे हम अगर नेट सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न ई डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, टोटल सेल्स से सेल्स रिटर्न डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास सेल्स रिटर्न आ जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को और हम क्या बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बिकॉज द गुड्स आर कमिंग बैक इन द बिजनेस फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर जो गुड्स है रिटर्न बैक कर रहा है बिजनेस में, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद के जो टर्म्स आते हैं स्टॉक, स्टॉक क्या होता है द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। जो गुड्स लेफ्ट हो गए बचे हुए हैं इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर के एंड पे, हमारे जो ईयर के एंड पे हमारे जो स्टॉक जो माल बचा हुआ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो आने वाले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। ओके, the stock of raw material work in progress or finished goods, the closing stock of one accounting period will become opening stock of next accounting year। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा ओपनिंग स्टॉक बनेगा। ओके, जो स्टॉक जो ईयर एंड पे जो माल हमने नहीं बेचा है, जो रिमेन हो सकता है वो वर्क इन प्रोग्रेस में हो, फिनिश्ड गुड्स में हो, वो जो स्टॉक बचा हुआ जो सेल आउट नहीं हुआ है इस ईयर पे, वो हमारे क्या है स्टॉक। उसके बाद आता है एसेट। एसेट से ये सारे एसेट्स के क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई आवर चैनल इफ़ यू like our videos. Thank you.